सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम जून का जो मेगा टेस्ट है उसका हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि एफ एक्स हमें एक फंक्शन दिया हुआ है जो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में है। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमें इसका 3 टाइम डेरिवेटिव फाइंड करना है और वो भी एक्स इक्वल टू जीरो पे। ओके, तो सबसे पहले इस डिटरमिनेंट को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो इसकी जो सॉल्यूशन देखते हैं तो फर्स्ट रो और सिर्फ फर्स्ट रो में ही हमारे वेरिएबल्स अवेलेबल है, बाकी सेकंड और थर्ड रो जो हमारी वो कांस्टेंट है क्योंकि पी भी कांस्टेंट दिया हुआ है हमें। ओके, तो इस केस में हमें क्या करना है कि सिर्फ फर्स्ट रो का ही हम डेरिवेटिव 3 टाइम कर लेंगे। तो हम यहाँ डायरेक्ट देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन जैसे हमने यहाँ किया हुआ है कि इनका फर्स्ट रो पे ये डेरिवेटिव अप्लाई हो गया यहाँ पे तीनों जगह पे। ओके, बाकी दोनों रो कांस्टेंट है। अब इनका डेरिवेटिव हम चाहे तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि एक्स क्यूब का 3 टाइम डेरिवेटिव है तो 3x² फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव होगा, सेकंड डेरिवेटिव 6x होगा और थर्ड डेरिवेटिव जो है डायरेक्ट 6 हो जाएगा। तो ये भी है, वरना डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी अगर हमारे पास रिमेंबर है कि एक्स टू एन का जो एन टाइम डेरिवेटिव है वो एन फैक्टोरियल होता है। इस तरह साइन एक्स का भी एन टाइम डेरिवेटिव है साइन एक्स प्लस एन पाई बाई टू, और कॉस एक्स का एन टाइम डेरिवेटिव वो है कॉस एक्स प्लस एन पाई बाई टू। तो हमें यहाँ पे 3 टाइम डेरिवेटिव करना है। तो अगर हम आगे देखें तो यहाँ इस रिजल्ट का यूज़ किया हमने, यहाँ 3 फैक्टोरियल हो गया एक्स प्लस 3 पाई बाई टू और यहाँ पे कॉस एक्स प्लस 3 पाई बाई टू। ओके, अब थोड़ा रिकॉल करें साइन 3 पाई बाई टू प्लस एक्स, और इस डेरिवेटिव में हमें पुट करना है x इक्वल टू जीरो। तो जैसे ही हम x इक्वल टू जीरो जीरो पुट करेंगे ये साइन 3 पाई बाई टू वैल्यू बन गया पूरा, और साइन 3 पाई बाई टू का वैल्यू जो है वो -1 होता है, और इसी तरह कॉस 3 पाई बाई टू का जो वैल्यू है वो जीरो होता है। अच्छा, ये वैल्यू रखने से हमारा जो है फर्स्ट रो और सेकंड रो आइडेंटिकल हो गए, और हम जानते हैं कि जब भी डिटरमिनेंट में दो रो आइडेंटिकल हो गई तो उसका वैल्यू जीरो आएगा, मतलब कि इसका जो आंसर है वो जीरो आने वाला है। अब जीरो आंसर है मतलब कि वो पूरा इंडिपेंडेंट ऑफ पी है। तो हमारे ऑप्शंस में देखा जाए तो डी ऑप्शन मेरा यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 52 पे। यहाँ पे एक फंक्शन दिया है वो कुछ ब्रैकेट्स के मल्टीप्लाइड फॉर्म में है। ओके, तो थोड़ा अगर यहाँ पे डायरेक्ट देखो एफ एक्स इक्वल टू ये इस तरह से लिख दिया है, तो ये फॉर्मूला अगर याद है किसी को हमको कि कॉस एन थीटा प्लस आई टाइम साइन एन थीटा, कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। इसका आंसर हम सभी जानते हैं कि ई रेस टू आई टाइम एन थीटा होता है। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर बन जाएगा ई रेस टू आई थीटा आई एक्स। ओके, इसका आंसर बनेगा ई रेस टू आई टाइम 3x। ओके, और इसी तरह लास्ट वाले का देखा जाए तो ई रेस टू आई टाइम 2n-1 x बनने वाला है। अब ये सारे मल्टीप्लाई में सारी ई की पावर ऐड हो जाएगी यहाँ पे ई रेस टू आई एक्स प्लस ई रेस टू आई मतलब आई 3x प्लस ई रेस टू आई टाइम, ये सारी पावर ऐड हो जाएगी क्योंकि सारे मल्टीप्लाई फॉर्म में होंगे। ओके, तो ये ऐसा कह सकते हैं हम कि फाइनली एफ एक्स जो मेरा ऐसा बन जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू ई रेस टू आई कॉमन निकाल दे तो ब्रैकेट में आएगा 1+3 प्लस डॉट डॉट आगे लास्ट वाला 2n-1, और पीछे आ जाएगा मेरा x। ओके, तो ये मेरा एफ एक्स बनेगा, यानी कि अगर इनका सम हम ए पी से फाइंड करने जाए तो मुझे एन स्क्वायर मिलने वाला है। तो मुझे मिलेगा ई रेस टू आई टाइम एन स्क्वायर एक्स। ओके, अब इसका वापस वही फॉर्मूला जाए ई रेस यही फॉर्मूला फिर से इस्तेमाल करें तो ये बन जाएगा मेरा कॉस एन स्क्वायर एक्स प्लस आई टाइम साइन एन स्क्वायर एक्स। ओके, अब इसका आपने फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कर लिया, कॉस का माइनस साइन हो गया और एन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव यहाँ एन स्क्वायर लिखा हुआ, सिमिलरली ये हो चुका है और ये डबल डेरिवेटिव भी हो चुका है। ओके, अब यहाँ इन दोनों में से अगर -n⁴ हम कॉमन निकालते हैं तो ये ब्रैकेट में जो फंक्शन बचेगा बाकी का वो मेरा एफ एक्स ही बन गया, यानी कि मेरा फाइनल आंसर जो है वो -n⁴ इंटू एफ एक्स, यानी कि हमारा बी आंसर सही रहेगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पे। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे हम कि एफ एक्स इक्वल टू मुझे दिया हुआ है एक्स की पावर n। ओके, और इस फंक्शन का के लिए हमें ये वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो f'1 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 और मतलब कि f के अलग अलग डेरिवेटिव्स अवेलेबल है। तो सबसे पहला काम हम इनका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो पहला एफ एक्स जो है और उनका हमें 1 पे वैल्यू भी चाहिए, तो एफ एक्स ले लिया यहाँ पे और उसका 1 पे वैल्यू फाइंड कर दिया, एफ ऑफ 1 जो है 1 होगा। फिर एफ डैश एक्स निकाला,
तो पावर आगे आके पावर कम हुई, और उसका अगर एक्स की जगह 1 पुट करें तो एफ डैश 1 मुझे एन मिल गया। इस तरह एफ डबल डैश एक्स भी निकाल चुके हैं और उसमें भी एन का वैल्यू पुट कर दिए। तो अगर इसको ध्यान से फील करें तो इस तरह से ये हो रहा है। ओके, और इसी तरह आगे बढ़े तो देखो एफ डबल डैश एक्स जो एन इंटू एन माइनस वन हुआ। अब आप एफ ट्रिपल डैश एक्स अगर निकालते तो वो मुझे मिलता एन 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 माइनस वन, एक मिनट, एन माइनस वन और इंटू आएगा एन माइनस टू। ओके, और बाजू में आ जाएगा एक्स की पावर एन माइनस थ्री, अगर ट्रिपल डैश एक्स फाइंड करते हैं। और फिर अगर यहाँ एक्स की 1 रखते हैं तो मुझे ये तीनों फैक्टर मिल जाएंगे। इसका मतलब ये देखा जाए देखो एन के यहाँ अगर 3 टाइम डेरिवेटिव है तो एन के 3 फैक्टर मिले हैं। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो एन टाइम डेरिवेटिव अगर मैं करूँगा यहाँ पे तो मुझे इसका एन फैक्टोरियल बन जाएगा और एक्स निकल जाएगा, तो यानी कि 1 पे भी इसका वैल्यू एन फैक्टोरियल मिलेगा। ओके, अब हमारा जो फंक्शन जो फाइंड करना है मुझे कि एफ ऑफ 1 माइनस एफ, ये पूरा वैल्यू इसके अंदर हम ये सारे आंसर जो है पुट कर दे, अभी हमने निकाले। तो ये इस तरह से बन जाएगा पूरा। ओके, अब ये ध्यान से देखा जाए तो 1 यानी मैं एन से 0 कह सकता हूँ। ओके, एन अपॉन 1 यानी एन सी 1 कह सकता हूँ मैं, एन एन माइनस वन अपॉन टू एन सी 2। इससे ध्यान से देखा जाए तो ये पूरा इस तरह से बन जाएगा। और इसका आंसर हम जानते हैं कि बायनॉमियल एक्सपेंशन पे इसका पढ़ चुके हैं पूरा थियरी। इसका आंसर जो अगर प्लस माइनस बनता है, इसका आंसर जो ऑलवेज 0 होगा, यानी कि हमारा आंसर सी सही रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। ओके, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू पी ऑफ एक्स करके एक फंक्शन दिया है। ओके, पी एक्स का वो पॉलिनोमियल है डिग्री 3 का, और मुझे इस तरह से एक चीज़ फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो अंदर छुपा हुआ है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मुझे सबसे पहले ये कार्य करना है। तो ध्यान से देखा जाए 2 टाइम डी बाई डी एक्स और वाई क्यूब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव फर्स्ट टाइम कर दिया, ये मिला मुझे 2y और y1 इक्वल टू पी डैश एक्स। इसी का सेकंड टाइम मैंने डेरिवेटिव किया है, तो इनका ये मल्टीप्लाई रूल से होगा, यूवी रूल से। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव y2 प्लस y1 का पहले का डेरिवेटिव y1 और ये पीछे वाला y1 एज इट इज, और यहाँ पे p डबल डैश एक्स बन जाएगा। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मुझे जो वाई क्यूब इंटू वाई टू बनाना है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मैं क्या किया कि 2 जो है उसको डिवाइड में भेज दिया है। ओके, फिर यहाँ बचेगा y2 और y1 स्क्वायर। तो उस y1 स्क्वायर को भी मैंने सामने भेज दिया, मतलब सिंप्लीफाइड, इसको सब्जेक्ट बनाया है तो ये बनेगा। ओके, अब मुझे यहाँ वाई क्यूब चाहिए था, इसलिए यहाँ दोनों साइड वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने से वाई स्क्वायर यहाँ अंदर भेज दिया है, तो ये वाई स्क्वायर और y1 स्क्वायर बन गया। अब देखते हैं आगे स्टूडेंट्स, तो कि ये देखो अब मुझे क्या फाइनल आंसर जो ऑप्शन में देखे सारे पी और पी डैश के फॉर्म में है। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि यहाँ जो वाई स्क्वायर है उसकी जगह तो वापस क्वेश्चन से पी एक्स लिख दिया हमने, और ये वाई वन जो है इसका वैल्यू हम यहाँ से पी डैश एक्स अपॉन 2 लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा बन चुका है। अब इसका हमें क्या करना है कि डी बाई डी एक्स करना है, मतलब इसका डेरिवेटिव करना है फिर से। तो यहाँ पे दोनों साइड डी बाई डी एक्स अप्लाई किया है वाई क्यूब इंटू वाई टू पे, और यहाँ पे इन दोनों का भी सब इसका यूवी रूल से हो जाएगा जैसे यहाँ लिखा हुआ है, और इसका सबसे पहले ऊपर 2 पावर आगे आएगी। ओके, और ये एज इट इज, और फिर इस अंदर वाले का डेरिवेटिव 1/2 पी डबल डैश एक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इसका थोड़ा सिंप्लीफाइड करें तो मुझे ऐसा कुछ मिल जाएगा, और ये 2 जहाँ डिवाइड से ऊपर ले लिया गया है, मतलब कि मेरा आंसर पी एक्स इंटू पी ट्रिपल डैश एक्स बनने वाला है, यानी कि मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। ओके स्टूडेंट्स, अभी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये, तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले एफ के अंदर ये पूरा जो वेरिएबल 2x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन है, इसको हमने z नाम दे दिया। तो मेरा फंक्शन जो बन चुका है y इक्वल टू एफ ऑफ जेड। ओके, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, मतलब इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव हो चुका है आपके पास। तो एफ का एफ डैश जेड और अंदर वाले वेरिएबल का डी जेड बाय डी एक्स। अभी एफ डैश एक्स हमको दिया था साइन एक्स स्क्वायर, तो एफ डैश जेड का वैल्यू आप साइन जेड स्क्वायर रख दिए। ओके, और यहाँ डी जेड बाय डी एक्स। ओके, अब डी बाई डी एक्स जेड का वैल्यू यहाँ पे मैंने वापस रख दिया है, और यहाँ पे भी जेड का वैल्यू वापस रख दिया है, तो जेड का वैल्यू यहाँ कर दिया। अब इनका जो डेरिवेटिव है वो हम यू अपॉन वी रूल से कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखते हैं अगर इसका यू अपॉन वी से रूल से डेरिवेटिव किया तो मुझे ये आंसर मिला है। ओके, और यहाँ पे ये बन गया, मतलब कि फाइनल आंसर अगर देखा जाए तो मेरा ऑप्शन नंबर जो है वो आने वाला है सी। यहाँ पे मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर दिया, बट इतना हम समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। यहाँ पे हमें एक्स और वाई दो पैरामीट्रिक इक्वेशन दिए गए स्टूडेंट्स, और मुझे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है टी इक्वल टू पाई बाई 2 पे। ओके, अब सबसे पहले आप सब जानते हैं तो हमें डी एक्स बाई डी टी और डी वाई बाई डी टी फाइंड करना पड़ेगा, जो कि हमने यहाँ पे किया है। तो डी एक्स बाई डी टी जो है ये होगा, ये हो गया डी वाई बाई
डी टी। अब मुझे डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स। ओके, तो यहाँ पर डी टी नहीं आएगा, यहाँ पे मुझे हमें एक्स लिखना है, ये डी वाई बाई डी डी एक्स। एक मिनट स्टूडेंट, हम यहाँ पे थोड़ा पोस्ट करते हैं। हाँ, ये जो है वो डी वाई बाई डी डी एक्स है। ओके, मतलब कि ये डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, तो ये दोनों वैल्यू रख चुकी है, यहाँ दोनों में से टू कॉमन निकल गया है। अब यहाँ देखा जाए तो थोड़ा, अब मुझे क्या करना है, इसका फिर से भी सेकंड टाइम डेरिवेटिव करना है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिए, यहाँ सी माइनस सी फॉर्मूला लगा दिया, डिनोमीटर में एस माइनस एस लगा दिए, और फाइनल सिंप्लीफाइड से मुझे मिलता है टेन थ्री टी बाई टू। ओके, अब इसका मुझे करना है फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो टेन का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर थ्री बाई टू हो गया, टी हो गया, और इस अंदर वाले का चेन रूल से थ्री बाई टू हो गया, और टी जो है हमारा, उस टी का डेरिवेटिव डी टी बाई डी एक्स हो गया। ओके, अब डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू मुझे वापस रखना पड़ेगा, जो हमें शुरुआत में निकाल के रखा था वो वैल्यू यहाँ पे वापस रख दिए। अब इसको ज़्यादा सिंप्लीफाइड नहीं करता है, क्योंकि हमें तो फाइनली आंसर टी बाई पाई बाई टू पे ही फाइंड करना है, तो डायरेक्ट यहाँ पे मैंने रख दिया है, इसकी जगह पाई बाई टू रखे अगर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, कहाँ पे, तो पाई बाई टू पे, एक्स की वैल्यू पाई बाई टू रखनी है, तो यहाँ पे थ्री बाई टू सेक्स स्क्वायर थ्री पाई बाई टू मिलेगा मुझे। तो आप ध्यान से देखिए, सेक्स स्क्वायर थ्री पाई बाई टू, सेक थ्री पाई बाई टू का जो वैल्यू है वो, अगर देखा जाए सेक्स स्क्वायर थ्री पाई बाई टू, और यहाँ पे है वन अपॉन टू साइन टू टी माइनस टू साइन टी, मतलब दोनों जगह पूरा हम वैल्यू रखेंगे और सिंप्लीफाइड करेंगे तो मुझे माइनस थ्री बाई टू मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे मेरा आंसर अवेलेबल है। आप यहाँ पाई बाई टू रख के चेक कर सकते हैं पूरा। तो मुझे मेरा आंसर आंसर जो है फाइनली डी मिलने वाला है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो माइनस थ्री बाई टू मिले। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 पे आए। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो ये इनफाइनाइट टाइम है, तो इस ई रिस टू एक्स प्लस वाई हो गया। अब ये दोनों साइड लॉग लगा लिए, लॉग वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब इनका डेरिवेटिव कर दिया, वन अपन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल एक्स का वन हो गया। ओके, इसमें से डी वाई बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बना लिए, और हमें जो फाइंड करना है वाई इक्वल टू फाइव पे। ओके, तो डी वाई बाई डी एक्स जो मुझे मिला है वाई अपॉन वन माइनस वाई। ओके, तो यहाँ पे वाई आएगा स्टूडेंट्स, एक्स नहीं आएगा, ये तो वाई इक्वल टू फाइव क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो फाइव अपन वन माइनस फाइव यानी कि माइनस फाइव बाई फोर, मेरा आंसर सी हो गया। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 58 पे आए हम। तो यहाँ पे एक फंक्शन मुझे दिया हुआ है एक्स अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस मोड एक्स, और ऑप्शन में कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, और स्पेशली बात तीन ऑप्शन में जीरो पे अटक रही है, तो हम क्या करते हैं, इसका एफ डैश जीरो प्लस और एफ सॉरी इसका जो है उस जीरो के ऊपर हम लिमिट फाइंड कर लेते हैं, कि अगर लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट, तो लिमिट सबसे पहले हम फाइंड करते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस। ओके, तो हमारा इस केस में देखा जाए तो एफ एक्स क्या बनेगा, तो एक्स अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बनेगा, क्योंकि एक्स टेंस टू जीरो प्लस है, मतलब कि मॉड्यूलस एक्स तो मेरा एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स के राइट साइड वाले नेबरहुड में आएगा, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, इसलिए मोड एक्स इक्वल टू एक्स बन चुका है। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से अगर हम एक्स कॉमन निकालते हैं, तो लिमिट एक्स टेंड टू जीरो प्लस ऊपर बन जाएगा वन, और डिवाइड में आएगा टू एक्स प्लस वन। इसके ऊपर हम स्टूडेंट लिमिट अप्लाई करेंगे तो मुझे आंसर मिलेगा वन अपॉन वन, यानी कि वन आंसर मुझे मिल जाएगा। ओके, अब मुझे इसका राइट लिमिट फाइंड करना है, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ एक्स, तो वही का वही है, बट यहाँ ध्यान से देखिए तो जीरो का लेफ्ट साइड नेबरहुड आएगा, तो चेंजेस क्या होगा, यहाँ मोड एक्स जो खोलेंगे तो वो माइनस एक्स बनेगा। तो फाइनली अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखें, तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप जो जो आएगा मेरा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस वन अपॉन टू एक्स माइनस वन बचेगा। एक स्टेप यहाँ ओमिट कर दिया, वो आप समझ सकते हैं कि जैसे वो प्लस में था टू एक्स प्लस एक्स, वहाँ से एक्स कॉमन निकालने के बाद टू एक्स माइनस वन बचेगा। अब ये लिमिट तो हमारा मिल रहा है स्टूडेंट्स हमें माइनस वन, तो यहाँ पे भी राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट इक्वल नहीं है मेरा, इसलिए फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं होगा। तो ऑप्शन देखा जाए तो हमारा जो सी ऑप्शन है कि डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो के पास जो हमारा राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट जो अलग अलग मिलता है, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर रहेगा यहाँ पे। ओके, ये दूसरा मेथड भी यहाँ पे दिया हुआ आप देख सकते हैं, एच वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट्स है 59 नंबर। इस क्वेश्चन में देखो स्टूडेंट्स जो है हमारा ये साइन इनवर्स टू एक्स अपन वन प्लस एक्स है, इसको थोड़ा हम क्या है सबसे पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। तो हम अगर एक्स इक्वल टू आप टेन थीटा पुट करें, जैसे यहाँ ऑप्शन आंसर में भी दिया हुआ है, तो आपका ये जो है वो
2 tan थीटा अपन 1 + tan² थीटा, यानी कि साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, वो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, ये 2 थीटा बन गया और वापस थीटा को सब्जेक्ट बनाया यहाँ से, तो वो 2 tan−1 x मिलेगा मुझे। ओके, तो मतलब ये इसका पूरा सिंप्लीफाइड फॉर्म मुझे मिल गया है। तो फाइनल में अगर लगा क्वेश्चन लिखूँ मेरा, तो लिमिट x टेंड टू 0, और ऐसा नहीं करना है स्टूडेंट, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका जो सिंप्लीफाइड फॉर्म मुझे ये मिला है, तो अब डायरेक्ट यहाँ से हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, ये रहा या इस स्टेप से, क्योंकि ये अगर इस शॉर्ट मेथड से देखते हैं हम, तो यहाँ ये देखो 2 tan−1 x/x, 2 बाहर ले लिया है, अब इसका लिमिट तो 1 हो जाएगा, यानी मेरा फाइनल आंसर 2 बनेगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, अभी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। ओके, यहाँ पे बॉक्स फंक्शन हमें दिया हुआ है और उसकी लिमिट फाइंड करने को बोला गया है। तो सबसे पहले ये हमारा एच वाला मेथड भी यहाँ पे अवेलेबल है, और किसी को अगर एच मेथड से नहीं करना है तो हम डायरेक्ट भी अगर इसकी लेफ्ट और राइट लिमिट फाइंड करके देख सकते हैं कि हमें आंसर क्या मिलेगा। तो लिमिट अगर आप रखेंगे एक्स टेंडिंग टू, वेट करना स्टूडेंट, एक्स टेंड्स टू 2, एक मिनट स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं ये वाला काम करता है। ये जो इन्होंने सॉल्यूशन दिया है वही हम समझ लेते हैं। सॉल्यूशन में जो हमें दिया हुआ है कि सबसे पहले लिखा हुआ कि राइट लिमिट। ओके, राइट लिमिट में एक्स की जगह हमारा क्या हो जाएगा, एक्स टू, हमें लिमिट एक्स एच टेंस टू 0, और हमारा 2 के ऊपर मुझे फाइंड करना था, तो 2 + h बन चुका है। ओके, यहाँ पर भी एक्स की जगह 2 + h लिख दिया हमने। ओके, तो -4h और 2 - h। ओके, एक काम कर लेते हैं, हम दूसरे मेथड से इसको समझ ही लेते हैं। ये एच वाला मेथड शायद आपको कन्फ्यूजन वाला लगे, वरना ये जिसको एच वाला मेथड समझ आया वो एच से कर सकता है, वरना हम डायरेक्ट जो भी है हमारा कि एक्स के लिमिट से ही कार्य करना है हमें, अगर एच यूज नहीं करना है। तो एक मिनट, यहाँ पे हम कर रहे हैं सॉल्यूशन। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 है यहाँ पे लिमिट। ओके, तो 2 के ऊपर हमें लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले लेफ्ट लिमिट अगर फाइंड करते हैं तो 2 - x, आप थोड़ा दिमाग में वैल्यू अज्यूम करें अगर, कि जब भी इस फंक्शन के ऊपर पूरे के ऊपर आप 2 - x, हम क्या है वो डायरेक्ट दिमाग में इसका कैलकुलेशन कर लेंगे कि यहाँ पे x-2 है और ये -x बन चुका है। ओके, इसका वैल्यू अगर हम फाइंड करने, तो अगर 2 माइनस है तो यहाँ पे सपोज कि हम 1.9 वैल्यू ले ले, तो 2 - 1.9 यानी कि 0.1, तो यानी कि इसका जो अगर लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ हमें मुझे मिलेगा 0। ओके, तो इसका आंसर पहले का 0 बन गया, प्लस अगर 2 यहाँ पर भी हम सपोज कि 2 माइनस यानी 1.9 ले, तो 1.9 - 2 यानी कि ये वैल्यू बनेगा मेरा -0.1। अब उसका बॉक्स निकालने जाएंगे तो आपको मिलेगा वो -1। ओके, और यहाँ पर एक्स की जगह आप 2 रखेंगे तो माइनस डायरेक्ट 2 मिल जाएगा, यानी कि मुझे मिलने वाला है वो -3। ओके, और इसी कॉन्सेप्ट पे अगर आप निकालने जाओ, जैसे कि अगर लिमिट मुझे एक्स टेंस टू 2 प्लस फाइंड करना है, लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस आप फाइंड करेंगे। ओके, तो उसका आंसर जो आपको मिलेगा माइनस नीचे की जगह +3 मिलेगा। तो यहाँ पे आप 2.1 लेके आप चेक कर पाएंगे। तो ये दोनों अलग अलग आंसर मिल चुके हैं हमें स्टूडेंट्स। तो इसके ऊपर से हम कह सकते हैं कि दोनों लिमिट ही इक्वल नहीं, दोनों के, सॉरी यहाँ पे आपको -3 मिलने वाला है, यहाँ पे चेंज हो गया थोड़ा, इसका आंसर भी मुझे -3 मिलेगा। इसका मतलब कि दोनों के आंसर हमारे इक्वल हो चुके हैं, इसलिए हमारा जो है वो -3 हमारा आंसर आ जाएगा इसका लिमिट, क्योंकि राइट और लेफ्ट लिमिट दोनों इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, अभी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है x+1 की पावर क्वाट x। तो हमें क्या करना है कि इसका फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले इसके साथ इसको a नाम दे दिया और दोनों साइड हम लॉग लगा लेते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, तो लॉग लगाने का हम प्रॉपर्टी जाने, तो cot x नीचे आगे आ जाएगा और ये log x+1 बन चुका है। तो अब cot x को हम tan x में ले गए तो नीचे चला गया। अब ये फंक्शन जो है वो मेरा 0 फॉर्म बन चुका है। तो हम जो है एल हॉस्पिटल रूल जानते हैं कि जब भी हमारा लिमिट वाला फॉर्म 0 बनेगा तो हम दोनों फंक्शन का वन टाइम डेरिवेटिव करेंगे। तो log x+1 का डेरिवेटिव ये हो गया, tan x का डेरिवेटिव sec²x हो गया। अब इसके अंदर हम लिमिट पुट कर सकते हैं, यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, तो x की जगह 0 पुट करेंगे तो मुझे इसका लिमिट जो है वो 1 मिल गया है। अब ये तो है हमारा स्टूडेंट log a का वैल्यू, तो इसमें a को सब्जेक्ट बनाए तो 1 जो है e की पावर में चला गया, यानी e की पावर 1, मेरा आंसर जो है वो e आ गया। तो अगर मुझे इस फंक्शन को कंटिन्यूस करना है तो लिमिट और f(0) दोनों इक्वल होना चाहिए, तो मुझे f(0) का आंसर भी स्टूडेंट्स ई लेना पड़ेगा। तो हमारा आंसर जो है वो बी सही रहेगा,
जीरो इक्वल टू ई। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन है कि एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी और एक बहुत बड़ा फंक्शन दिया हुआ है और इसका लिमिट हमें फाइंड करना है। तो ये मेथड भी देखो, डायरेक्ट देखा जाए कि अगर एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी है तो आपका वन अपॉन एक्स टेंस टू क्या होता है स्टूडेंट्स, जीरो। ओके, और मॉड्यूलस का केस देखने जाए, क्योंकि ये एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी है तो मॉड्यूलस से खोलेंगे तो स्टूडेंट्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब बनेगा। ओके, तो ये तो पहले से वन बन जाएगा। ओके, और बाकी वन अपॉन एक्स एक्स टू जीरो पुट करें तो ये लिमिट तो पूरा वन हो गया साइन। ओके, और ये वन अपॉन एक्स यानी यहाँ जीरो हो जाएगा, दी जीरो, और यहाँ वन अपॉन एक्स क्यूब भी जीरो बन गया, और ये जो पहले से वन बन चुका था, यानी कि मेरा आंसर जो है माइनस वन। यानी कि अब इतना समझ ले कि अगर एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी है तो वन अपॉन एक्स टेंस टू जीरो है, और दूसरा चीज़ कि अगर माइनस इन्फिनिटी की वजह से हमारा मॉड्यूलस का वैल्यू जो है वो नेगेटिव आने वाला है। तो ये दोनों केस से हमारा सॉल्यूशन जो है वो हमें मिल सकता है, और आंसर मिलेगा मुझे माइनस वन यानी कि ए। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमें 63 पे पहुंचते हैं। ओके, ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स हमें समझाया गया है पूरा सॉल्यूशन के साथ कि इसका लिमिट फाइंड करना है। यहाँ पे देखो डायरेक्ट पुट करते हैं तो जीरो अपॉन जीरो फॉर्म बनता है, तो एल हॉस्पिटल रूल से ऊपर वाले का डेरिवेटिव और नीचे वाले का डेरिवेटिव कर दिया। ओके, यहाँ पे हम थोड़ा एलसीएम वगैरह कर दिए हैं। ओके, एलसीएम से ये मिला है, और ये न्यूमरेटर जो है उसको हम रेशनलाइज करते हैं अभी। तो यहाँ बीच में प्लस करके इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो पहला हमारा टर्म ये बनेगा और दूसरा टर्म बनेगा रूट निकल के वन माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे जो है वो ब्रैकेट्स, ये तीनों मल्टीप्लाई में थे यहाँ पे आगे वाले, और ये प्लस वाला ब्रैकेट जो है इससे मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखा जाए थ्री एक्स स्क्वायर, ये वन प्लस एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखें तो वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो इन्होंने पूरा अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप अगर यहाँ से देखना चाहें हम, अगर कुछ डिनोमिनेटर में सिंप्लीफाई ना करें, इसके अंदर भी अगर डायरेक्ट हम लिमिट पुट करें, क्योंकि अभी न्यूमरेटर में आप देखने जाएंगे जिसका थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे मिलेगा थ्री प्लस, ये आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, और डिनोमिनेटर में आप देखा जाए तो आपको इस तरह से एक टर्म मिल जाएगा, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस वन माइनस एक्स टू फोर। अब इसमें आप लिमिट एक्स इंटू जीरो पुट करेंगे तो दोनों का वैल्यू आपको क्लियर फॉर्म में मिल जाएगा, और आंसर मिलेगा आपको वन अपॉन टू। तो आंसर मेरा जो है डी ऑप्शन आने वाला है यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, अभी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। ओके, यहाँ पे हमें दो लिमिट दी गई है, एक्स टेंस टू जीरो और एक्स टेंस टू जीरो पे, एक साइन सेक इनवर्स के अंदर एक्स अपॉन साइन एक्स और साइन एक्स अपॉन एक्स। अब थोड़ा स्टूडेंट ध्यान से रिकॉल करें कि हमारा जो ये जो लिमिट है वो जीरो पे फाइंड करना, मतलब जीरो के नेबरहुड में जो होता है हमारा एक्स अपॉन साइन एक्स जो है ना उसका वैल्यू वन से बड़ा होता है। अगर एक्स अपॉन साइन एक्स वन से बड़ा है तो आपका सेक इनवर्स जो है वेल डिफाइन है, और इसके ऊपर से लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगा। और इसका ऑपोजिट देखा जाए तो साइन एक्स अपॉन एक्स जो है वो जीरो के नेबरहुड में लेस देन वन होता है। आप चाहे तो ग्राफ में भी देखें तो ये वाई इक्वल एक्स का ग्राफ ये है, और साइन एक्स का ग्राफ तो कुछ इस तरह से बनने वाला है। तो आप देखिए कि भी एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन साइन एक्स होगा यहाँ पे। ओके, तो एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स ऑलवेज लेस देन वन होगा। अब क्योंकि सेक इनवर्स के अंदर जो है ये चीज़, तो वो सेक इनवर्स तो एक्स अंदर वाले एलिमेंट वन के लेस देन है, तो सेक इनवर्स डिफाइन ही नहीं होगा, मतलब ये वाला लिमिट हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी कि वन जो लिमिट एग्जिस्ट है और सेकंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं है, यानी कि मेरा ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो गया। ओके, तो ये तो अगर डायरेक्ट आपको यहाँ से ग्राफ से भी आइडिया आ सकता है कि भाई सेक इनवर्स जो हमारा, अगर अंदर वाला वैल्यू सेक इनवर्स का जो डोमेन होता है वो आर माइनस माइनस वन टू वन होता है, तो उससे हम डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। ओके, अब यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। उसका रूट्स के बारे में एक इन्फॉर्मेशन है कि एक रूट जो है वो दूसरे रूट की nth पावर है, और एक वैल्यू मुझे फाइंड करने को दिया गया है। ओके, तो दो रूट हम अज्यूम कर लेते हैं, एक अल्फा है दूसरा अल्फा रेस टू एन होने वाला है। ओके, तो ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेगी अल्फा प्लस अल्फा रेस टू एन जो माइनस बी अपन है होगा, और अल्फा इंटू अल्फा रेस टू एन जो है वो सी अपन है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, अल्फा इंटू अल्फा रेस टू एन यानी अल्फा रेस टू एन प्लस वन। ओके, इक्वल टू मिलेगा सी अपॉन ए। तो आप इसमें से अल्फा को सब्जेक्ट बनाए तो आपको मिलेगा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए, और उसका ब्रैकेट के ऊपर पावर आएगा वन अपॉन एन प्लस वन। मतलब कि आप ए बी सी के फॉर्म में अल्फा को फाइंड कर चुके। ओके स्टूडेंट्स,
अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो अल्फा का वैल्यू है आपका, वो मैंने इस पहले वाले इक्वेशन में रख दिया है, तो इस तरह से मिलेगा मुझे। ओके, मतलब यहाँ से मैंने अल्फा का वैल्यू निकाला और वो मैंने यहाँ प्लस वाले फॉर्म में रख दिया, तो ये मुझे मिलने वाला है स्टूडेंट। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में करें कि यहाँ देखो इन दोनों की पावर एन, 1/n+1 है, यहाँ पर भी इन दोनों की पावर n/n+1 है, और सामने है अभी इस ए को मैंने सबसे पहले यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया इस साइड, और इसका थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म करें तो मुझे इस तरह से ये मिल जाएगा। और आप डायरेक्ट एक्सपोनेंट का भी फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं, और इसका आंसर आपको मिलने वाला है। ये जो हमारा चाहिए था वही फॉर्मेट यहाँ पे बन जाएगा, और आंसर मुझे मिलेगा -b, क्योंकि यहाँ बी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 66 पे। ये भी हमारा क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। फिर 8 और 2 जो इसके रूट है, तो 8 + 2 10 हो गया, वो हमारा बन जाएगा -b/a होता है, जो कि -a मिलेगा मुझे यहाँ पे। ओके ओके, और 8 और 2 का मल्टीप्लाई जो हम c/a जानते हैं, यानी कि β/1। ओके, वैसे यहाँ पे मुझे बीटा फाइंड करने का जरूरत है नहीं, क्योंकि फाइनल आंसर मुझे ए और बी चाहिए, तो हम सिर्फ इतना कार्य करें। ओके, तो यहाँ से मुझे ए का वैल्यू मिलेगा, और यहाँ पे इसके जो रूट्स है वहाँ पे यहाँ सी की वैल्यू। ओके, तो इनके दोनों का प्रोडक्ट जो है 3 × 3 जो है वो बी होने वाला है। मतलब कि मुझे सिर्फ यहाँ से ए और बी का वैल्यू चाहिए, जो मेरा फाइनल इक्वेशन में इस्तेमाल करना है मुझे। तो ए और बी की वैल्यू यहाँ रख दिए, इक्वेशन बन चुका है। अब इसका सॉल्यूशन आप फैक्टर किए तो x = 1 और 9 के रूट आपको मिल जाएंगे, यानी कि डी ऑप्शन मेरा राइट है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट्स हमारा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 67 पे। ओके, यहाँ पे हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है, और उसका अल्फा बीटा गामा रूट से तो हमें इनके इनवर्स का सम फाइंड करना है। ओके, क्यूबिक स्टूडेंट्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में स्टूडेंट्स आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए कि तीनों का सम, पेयर वाइज प्रोडक्ट, और तीनों का प्रोडक्ट क्या होता है। ओके, यहाँ पे क्योंकि देखो देखा जाए स्टूडेंट्स, x³ का कोएफिशिएंट 1 है, तो इस तरह से ये -a बन जाएगा, ये b और ये -c। ओके स्टूडेंट्स, अब मुझे ये फाइंड करना है अल्फा इनवर्स, यानी 1/α। ओके, यहाँ थोड़ा एलसीएम वगैरह करे तो ये इस तरह से टर्म बन जाएगा। ओके, दोनों का वैल्यू, इसका वैल्यू बीटा है, बी वैल्यू, इसका वैल्यू -c है, तो मेरा आंसर फाइनल बनेगा -b/c। तो ये तो थोड़ा जेई के लिए बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अभी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68। हाँ, ये क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर का है। तो अगर स्टूडेंट आपको थोड़ा रिकॉल है कि z-z1 = अगर मुझे कोई r दिया हुआ है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है भाई। तो ये मेरा जो है z1 सेंटर और r रेडियस वाला सर्कल रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो यहाँ मेरे क्वेश्चन में भी ऐसा कुछ दिया हुआ है कि तो z1 की जगह -25 है, मतलब मेरा सेंटर जो है वो 0,25 पे होने वाला है। ओके, और रेडियस जो है वो 15 मिलने वाली है। तो आपका फिगर यहाँ पे देखो, सर्कल आपको दिख रहा है, इस तरह सर्कल ड्रॉ होगा मेरा। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आगे बढ़ते हैं कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सर्कल यहाँ फिगर में फिर से ड्रॉ कर लेते हैं शायद हम। ओके, अब देखो ये सर्कल यहाँ पे, इसका सेंटर जो आप यहाँ लिख दिया हूँ मैं सी, ये वाला सी पॉइंट ये होगा, और इसका रेडियस जो मेरा स्टूडेंट्स वो 15 होने वाला है। अब देखो मुझे फाइंड क्या करना है, ऐसा जेड जो इसको सिंप्लीफाई कर, उस जेड में से मैक्सिमम ऑफ एम्पलीट्यूड जेड एंड मिनिमम ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। अब देखो स्टूडेंट, देखा जाए यू नो ऑल नो कि इसका एम्पलीट्यूड मतलब कि एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ का एंगल। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट देखें तो ये जो यहाँ पे मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, उसका जो है वो मिनिमम एंगल बनेगा, यानी मिनिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा, और इस बाउंड्री पे जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, उसका जो एम्पलीट्यूड मुझे मैक्सिमम मिलने वाला है। ओके, तो इसको हमने z1 नाम दे दिया इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, इसको सपोज नाम दिया z2। ओके, तो इसका एंगल ये होने वाला है। ओके, तो अब ये वाला अगर ध्यान से देखें, यहाँ हम रेडियस को ज्वाइन कर ले, तो ये तो हमारा 90 डिग्री बन जाएगा, क्योंकि ये हमारा जो है वो टेंजेंट बन चुका है इस सर्कल का। ओके, दोनों फिगर साथ में देख के चलेंगे। अब देखो ये 15 है, ये पूरा जो है 25 का है, तो ये हमारा मुझे हाइपोट, और यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये मुझे मिलेगा 20। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये डिस्टेंस मुझे 20 मिल जाएगा, ये वाला। ओके, जो कि यहाँ पे आप नीचे स्टूडेंट्स देखें, तो ये जो है θ1 इसका एंगल, और यहाँ पे cos θ1, तो एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 यानी कि θ1 जो मुझे मिलेगा cos इनवर्स 15/25, क्योंकि आप इस ट्रायंगल में देखो यहाँ 90 बना, तो इस एंगल को θ1 नाम दिया, और ये आप देखें तो ये यहाँ से ये भी θ1 मिला मुझे। ओके, तो यहाँ cos θ1 यानी कि एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, तो एडजेसेंट 15 है और हाइपोटेनस जो मेरा वो 25 का है, तो यहाँ से मुझे cos इनवर्स 3/5 मिलेगा। और Z2 का एम्पलीट्यूड देखा जाए आगे यहाँ पे, तो सबसे पहले इतना π/2 तो मेरा था ही यहाँ पे इतना, और π/2 प्लस ये इतना एंगल है θ2,
और इस ट्राइंगल में आप फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा साइन साइन के फॉर्म में लाया हमने, तो 15/25, यानी कि ये π/2 प्लस साइन इनवर्स 3/5 मिलेगा। ओके, तो हम इन दोनों का अब देखो Z2 जो मैक्सिमम पे था और Z1 जो मिनिमम पे था, मतलब कि मुझे ये दो नंबर है वही मेरा Z2 और Z1 पे काम करने के, दोनों का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए। अब साइन इनवर्स 3/5 जो है उसकी जगह π/2 माइनस कॉस इनवर्स कर दिया, क्योंकि तो पूरा हमने दोनों कॉस इनवर्स चला गया, तो ये π - 2 टाइम कॉस इनवर्स 3/5, जो कि हमारा ऑप्शन में अवेलेबल सारे कॉस इनवर्स में थे, इसलिए पहले हमने कॉस इनवर्स करने का ट्राई किया और मुझे बी ऑप्शन यहाँ पे मिल चुका है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 पे पहुंचे। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर भी वही फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है कि भी कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा जो है मेरा वो e⁻आई थीटा बनेगा, और ये भी ये बन गया है। अब देखो x⁻m y⁻n x⁻m y⁻n, इसके अंदर ये चारों वैल्यू अगर आप पुट करें इनकी, ओके, तो ये पावर ऐड हो जाएगी, इस तरह से बन गया। ओके, अब इसको वापस हम साइन कॉस के फॉर्म में ले जाए, कॉस एम थीटा प्लस एन साइ और आई प्लस आई टाइम साइन एम थीटा प्लस एन जाए, और इसी तरह इसका जो ये बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये दोनों तो कट जाएंगे और ये 2 टाइम कॉस एम थीटा प्लस एन जाए मिल जाएगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप वो फॉर्मूला अगर समझते हैं कि ये वाला जो आपको यहाँ लिखाया गया है, तो इससे ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। ओके, यहाँ पे हमें दिया हुआ है ओमेगा इसकी इमेजनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो इसका प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए कि 1 + ओमेगा इक्वल टू 0, और आपको पता है कि ओमेगा क्यूब जो है वो मेरा 1 होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी बेसिक है इसकी। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 + ओमेगा स्क्वायर की m इक्वल टू 1 + ओमेगा की 4 पावर की m, तो ओमेगा की 4 पावर जो स्टूडेंट है मेरी, तो वो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा हो जाएगा, यानी कि ओमेगा क्यूब तो 1 हो गया, यानी कि ओमेगा की 4 पावर की जगह आप ओमेगा लिख सकते हो। और इन तीनों का सम है, इसके ऊपर से 1 + ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू जो है माइनस ओमेगा, और 1 + ओमेगा का वैल्यू जो है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर मिलेगा, तो ये हमारा टर्म हो गया। इसको डिवाइड में लेके आ गए, यहाँ पे 1 हो गया, और ओमेगा अपन ओमेगा स्क्वायर यानी कि ओके स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे ये ओमेगा अपन ओमेगा स्क्वायर का m पावर जो है वो 1 मिल चुका है। ठीक है, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करेंगे। ओके, तो इससे यहाँ से मुझे जो है m का वैल्यू 3/2 मिल जाएगा, यानी कि जो लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू जो m की हमारे 3 होगी। ओके, तो हमारा आंसर जो है वो डी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास वेक्टर के क्वेश्चन आते हैं। इसमें हमें सबसे पहले देखो ऐसा डी कैप फाइंड करना है जो ये प्रॉपर्टी डी वेक्टर होल्ड करे। तो सबसे पहले आप ए वेक्टर का डी के साथ डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 होता है, तो उससे ये हमें डी वेक्टर डी वेक्टर हमने जो अज्यूम कर लिया है अल्फा आई प्लस बीटा जे प्लस गामा के। ओके, और डी कैप हमने ये इस तरह से अज्यूम किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले इसको अज्यूम करने के बाद इनका डॉट प्रोडक्ट से मुझे ये रिलेशन मिलेगा, और ये बी सी डी का बॉक्स जो यानी डिटरमिनेंट में हम फाइंड करें, तो इस तरह से इसका जो डिटरमिनेंट बन जाएगा, और इसके सॉल्यूशन से आपको जो मिलने वाला है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू ये रिलेशन मिलेगा आपको। ओके, कंपैरिजन से, तो इससे आप इसको सॉल्यूशन करेंगे बाद में इन सब का, तो आपको अल्फा की वैल्यू मिल गई, और इससे बीटा और गामा भी आपको मिल जाएगा, मतलब आपको ये डी वेक्टर इस तरह से आपको मिल सकता है, यानी कि मेरा सी ऑप्शन सही रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट 72। ओके, उसमें हमें एक वेक्टर ए दिया है, और मुझे बी वेक्टर ऐसा फाइंड करना है जिससे A.B1 हो जाए, ये क्रॉस प्रोडक्ट जो है ओके। ये क्वेश्चन इस मेथड से भी हो सकता है स्टूडेंट्स, अगर वरना हम अगर लाग्रांज इनइक्वालिटी रिकॉल करें आप, तो ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर इक्वल टू मोड ए स्क्वायर, और इनटू में होता है मोड बी स्क्वायर। ओके, इन दोनों का स्क्वायर होगा। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट देखे तो इसका वैल्यू हमें मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी यहाँ से √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, प्लस A.B 1 दिया 1 का स्क्वायर 1, यहाँ 3 बन गया। मोड ए आपको यहाँ से देखो तो √3 मिल जाएगा, तो √3 का स्क्वायर 3 हो गया। अब यहाँ अगर इक्वेट करना है तो आपको मोड बी का वैल्यू जो है वो 1 ही रखना पड़ेगा। तो ऑप्शंस देखा जाए तो सिर्फ ए ऑप्शन ऐसा है जिसमें उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, बाकी इसका 3, इसका √3, इसका 2, और इसका जो है वो √5 मिलने वाला है, तो इससे हमारा ये ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 है हमारा, इसके ऊपर स्टूडेंट हम पहुंचते हैं यहाँ पे, तो हमें जो इसका 3 वेक्टर का बॉक्स दिया गया है। ओके, तो बॉक्स जो होता है A.B प्लस क्रॉस सी डॉट इन दोनों का क्रॉस हो जाएगा। ओके, इसका हम वो ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाए तो सी
ए और सबसे पहले सी ए का बी के साथ और बाहर ए वेक्टर, और फिर ए का ए और बी के साथ और बाहर सी वेक्टर, यहाँ पे ये लगाए और इसका जो वैल्यू स्टूडेंट हमारा जीरो बन जाएगा, दो रो हमारी आइडेंटिकल है। ओके, तो फाइनल हमारा बी क्रॉस सी डॉट ए बी, इसको आप सी ए बी, इसको आप अरेंज ए बी सी 2 टाइम चेंजेस करेंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे आप उसका वैल्यू भी चेंज नहीं होगा। ओके, तो ये बी क्रॉस सी डॉट, ये स्केलर बाहर निकल गया यहाँ पे, और ये बी क्रॉस सी डॉट ए बन गया, यानी कि वो भी हमारा एक ए बी सी बन चुका है। तो ये फाइनल हमारा ए बी सी का स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन मेरा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 74। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट है ए क्रॉस बी और ब्रैकेट के बाहर क्रॉस सी। ओके, इसके इक्वल लैम्बडा ए प्लस मी भी दिया हुआ है। अच्छा, आप इसका फॉर्मूला यहाँ लगाते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट का, तो ये बनेगा। अब इसमें सिर्फ कंपेरिजन करना है कि लैम्बडा का वैल्यू ए डॉट सी होने वाला है, सॉरी बी का, लैम्बडा जो ए का मल्टीपल है, तो लैम्बडा का वैल्यू माइनस बी डॉट सी होगा, और यहाँ से म्यू का वैल्यू जो बी का कोफिशिएंट यानी कि ए डॉट सी होगा। ओके, तो आपको लैम्बडा प्लस म्यू फाइंड करना है, यानी कि ए डॉट सी माइनस बी डॉट सी। ए और बी आपको वेक्टर दिए हुए थे और उनका आप डॉट प्रोडक्ट करके इस तरह से फाइंड करेंगे तो आपको वो जीरो मिल सकता है। तो मिल गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा 75 क्वेश्चन। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ स्टूडेंट्स की सम ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में देखा जाए तो यहाँ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स यूनिट वेक्टर लिखना चाहिए, थोड़ा वो प्रिंटिंग से रह गया है। तो यहाँ इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर, हमें इसका डिफरेंस का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर दो वेक्टर ए और बी ले लेते हैं, इनका मैग्नीट्यूड 1 है, इनके प्लस का भी मैग्नीट्यूड 1 है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम स्क्वायरिंग कर दिए, तो दोनों साइड स्क्वायर करने से ये 1 हो गया। अब मैग्नीट्यूड ए प्लस बी का स्क्वायर क्या बनेगा, मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए डॉट बी। ओके, और ए डॉट बी का भी फॉर्मूला मोड बी कॉस थीटा। अब क्योंकि मोड बी 1 है तो हमारा ये टर्म बनेगा 2 कॉस थीटा है, क्योंकि ए डॉट बी का आपने यहाँ फॉर्मूला लगा दिया है। तो यहाँ से कॉस थीटा माइनस 1/2 मिला और थीटा का वैल्यू मुझे मिल गया है। थीटा निकाले तो भी सही, वरना डायरेक्ट इसको भी आप लेके आगे बढ़ सकते हैं। अब मुझे फाइंड करना है इसके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड। ओके, तो डायरेक्ट उसका स्क्वायरिंग के क्वेश्चन हम इस हिसाब से फॉर्मूला लगाए और मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी स्क्वायर आप करते हैं, तो ये 1 + 1 माइनस 2 कॉस थीटा। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट स्टूडेंट्स कॉस थीटा का वैल्यू अगर -1/2 रखें तो मैग्नीट्यूड ए माइनस बी का स्क्वायर आपको 3 मिल जाएगा, यानी कि इसका रूट निकालेंगे तो हमारा रूट 3 मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा मेगा टेस्ट का सॉल्यूशन खत्म होता है।